इंसान तो इंसान है, धरती का अभिमान है। चाहे गोरा हो या काला, गेहुआ हो या कत्थई, ईश्वर जब भेद नहीं करता तो किसने ये रंग भेद बनाया। गोरे हैं बेहतर, काले हैं हीन, किसने ये मापदंड बिठाया। ईश्वर के दरबार में तो सब बराबर है, मैं गोरा तू है काला, फिर क्यों होता हर बार है। फितरत पर तो जोर नहीं, चमड़ी से अच्छाई गिनाते हैं। ये मानव की कैसी पराकाष्ठा, कालों को हीन बताते हैं। ये धरती है सबकी, सबका है बराबर हक, जितनी गोरों की उतनी कालों की नहीं है कोई शक। फिर क्यों ये हर बार कत्लेआम है, इंसानियत की रूह छलनी सरेआम है। सबका रंग माटी सा होगा एक दिन, याद रहेगी फिर अच्छाई ही सिर्फ। आज बात हम करने जा रहे हैं रंग भेद को खत्म करने वाले नेल्सन मंडेला के बारे में। किसी भी संबंधों की आधारशिला विचारों की नींव पर टिकी होती है। दुनिया के सबसे महान हस्ती अगर सबसे पहले कोई संदेश देते हैं तो वह है नैतिकता, नैतिक शक्ति और नैतिक आस्था। जिसे एक आम इंसान समझ ले तो फिर वह आम रह नहीं जाता है। भारतीय अध्यात्म में सारी की सारी कहानी और किताबें और दोहे सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर आधारित है। दुनिया में यूँ तो एक से बढ़कर एक महान हस्ती हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हस्ती हुए हैं जिनकी बात ही कुछ अलग है। महान हस्तियों में भी वे महान शख्स जो उसके प्रति भी नाराजगी तक नहीं लाते जिन्होंने उन्हें उत्पीड़ित किया। इस लिस्ट में भी कई चुनिंदे नाम हैं, लेकिन सबसे अधिक जो लोगों की जुबान पर है वह महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला और गांधी कभी एक दूसरे से मिले तो नहीं, लेकिन क्या बिना मिले संबंध कायम नहीं होते? होते हैं। महान हस्तियां आवश्यक नहीं कि एक दूसरे से मिलते हों, लेकिन आपस में उनके संबंध काफ़ी गहरे होते हैं। ये संबंध की आधारशिला वैचारिक होती है। किसी भी संबंध की आधारशिला विचारों की नींव पर टिकी होती है। विचारधारा इंसान को इस तरह से निर्मित करती है कि दो शख्स जो आपस में कभी नहीं मिले फिर भी एक दूसरे की विचारधारा से, भावना से न केवल सहमत होते हैं बल्कि उनमें जीते मरते हैं। नेल्सन मंडेला के लिए महात्मा गांधी वही शख्स हैं। दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को इस तरह से निर्मित किया, बाद में वे महात्मा गांधी बने। इसी अफ्रीका ने नेल्सन मंडेला को जन्म दिया, जिनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। हर किताब आपको बदल कर जाती है, हर लोग जिनको आप सुनते हैं वे आप में परिवर्तन लेकर आती है या कुछ लेकर जाती है। अगर सिर्फ आप अपने जीवन को देखें तो अपने जीवन की खुशियों और समस्याओं में शायद उलझ जाए, लेकिन जब आप दुनिया से जुड़ते हैं और अनेकों लोगों की जिंदगियों को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर आप वे नहीं रहते जो पहले थे। 27 साल तक नेल्सन मंडेला भी जेल में थे। इस जेल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान दिया। वह आध्यात्मिक शक्ति नहीं जो आप समझ रहे हैं, धूप अगरबत्ती भगवान को दिखा दिए और हो गए हम आध्यात्मिक। ना जी, इसे आध्यात्मिक नहीं कहते हैं, इनको धार्मिक कहते हैं। नेल्सन मंडेला जेल के दौरान अध्ययन किए थे, स्वाध्याय किए थे, चिंतन किए थे, ध्यान किए थे, आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन किए थे। इस जेल के दौरान उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें सही, काफ़ी तकलीफ़ें, यहाँ तक कि उनके परिवार की मृत्यु तक पर उन्हें अपने परिवार के पास नहीं जाने दिया गया। जहाँ कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो तो वे हिंसा का चुनाव करने की सलाह देंगे। नेल्सन मंडेला गांधी जी से काफ़ी गहरे रूप से जुड़े हुए थे। भारत से उनका लगाव था। उनका मानना था कि संघर्षों से भरी दुनिया में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश 21वीं सदी में मानव के अस्तित्व को बचाए रखने की कुंजी है। मंडेला गांधी जी से क्षमा और करुणा जैसे मूलभूत गुणों को अपने जीवन में जगह दी थी।
गांधी जी को मंडेला अपना गुरु माना करते थे। वे अफ्रीका को रंगभेद से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया करते थे। उनका यह संघर्ष हिंसक से अहिंसक हो चला था। गांधी को अध्ययन करने के बाद, गांधी को पढ़ने के बाद, गांधी को जानने के बाद, गांधी जी अहिंसक जरूर थे, लेकिन इसके साथ ही वे एक बार अवश्य बोले थे कि जहां कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो तो वे हिंसा का चुनाव करने की सलाह देंगे। हालांकि जहां एक तरफ गांधी जी की छवि अहिंसक के तौर पर है, तो वहीं नेल्सन मंडेला की छवि अहिंसा के प्रतीक से अधिक एकता के प्रतीक के रूप में है। इसी एकता के लिए उन्होंने 27 साल जेल में बिताए। इसी एकता के लिए उन्होंने कठोर से कठोर संघर्ष किया। निष्क्रिय प्रतिरोध से सशस्त्र प्रतिरोध की ओर कदम मंडेला ने कॉलेज में गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों का अध्ययन किया और एक अहिंसक छात्र विरोधी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था, जिससे संभवतः वे अहिंसा की प्रभावशीलता से निराश हो गए थे। 1961 में शार्पविले नरसंहार के बाद क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो से प्रेरित होकर मंडेला ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की सैन्य शाखा उमखोटो वेसिजवे की स्थापना की थी। उनका मानना था कि जब रंगभेद सरकार बल और हिंसा से जवाब दे रही हो तो अहिंसक रहना संभव नहीं था, खासकर जब उनके शब्दों में सरकार ने हमें कोई और विकल्प नहीं छोड़ा था। यहीं से उनका निष्क्रिय प्रतिरोध से सशस्त्र प्रतिरोध की तरफ कदम बढ़ चला। गांधी जी के दर्शन और दृष्टिकोण ने मंडेला पर अमिट छाप छोड़ा था और दक्षिण अफ्रीका में उनकी सामाजिक राजनीतिक यात्रा को आकार दिया था। दोनों वकील थे जिन्होंने जोहान्सबर्ग की ओल्ड फोर्ट जेल में सजा काटी। गांधी जी इस जेल में साल 1906 में और मंडेला 1962 में सजा काटे थे। कहा जाता है कि रॉबिन द्वीप की जेल में मंडेला के 27 वर्षों के कारावास के दौरान वहां जो कमरा था गांधी जी की पुस्तकों और अन्य क्लासिक ग्रंथों से भरा हुआ था। उन्होंने ध्यान और चिंतन में समय बिताया और इसी दौरान उनके मन से कड़वाहट दूर हुई। मंडेला और गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि सभी शोषित लोगों को, चाहे उनका धर्म, जाति या नस्ल कुछ भी हो, अपने उत्पीड़कों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। समय के साथ मंडेला का दृष्टिकोण औपनिवेशिक रंगभेद शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र और बल प्रयोग के पक्षधर होने से बदलकर अहिंसक हो गया, क्योंकि उन्होंने अहिंसा की शक्ति और हिंसा की निरर्थकता को समझ लिया था, जो भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से सभी को दरिद्र कर देगी। नेल्सन मंडेला न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि बेहद खुशमिजाज शख्सियत थे। वे संघर्ष करते हुए भी खुशमिजाज नजर आए। उनके व्यक्तित्व और जिंदगी की कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कभी उन्होंने उन लोगों के प्रति भी कोई नाराजगी, कोई कड़वाहट नहीं दिखाई जिन लोगों ने उनको जेल में बंद कर रखा, यातनाएं दी। रंगभेद के खिलाफ तो उन्होंने संघर्ष किया ही, उन्होंने एड्स के खिलाफ भी मुहिम छेड़ी थी। मंडेला कांगो, बुरुंडी और अफ्रीका के अन्य देशों में शांति बहाल करने की प्रक्रिया में भी शामिल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस में मनाने का निर्णय लिया। उनके पिता के 13 संतान थे, जिसमें वे तीसरे नंबर पर थे। उनके पिता एक सरदार थे। 12 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। जेल में उन्होंने कोयला खनिक के तौर पर काम किया। 1990 में उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। इस समय तक वे पूरी दुनिया और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरोध के प्रतीक के रूप में स्थापित हो चुके थे। 1944 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में कदम रखे थे और यहीं से उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई, जो रंगभेद विरोधी संघर्ष में बदल गई, क्योंकि इस पार्टी ने रंगभेद के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति
देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए उन्हें रॉबिन द्वीप की जेल में भेजा गया, किंतु सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया था। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। मानवता पर अत्याचार खत्म करने के लिए 27 साल सलाखों के पीछे बिता दिया। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ उसकी सरकार बनी थी। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान को मई 1996 में संसद की ओर से सहमति मिली, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की जांच के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई। 1997 में वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और 2 वर्ष के बाद उन्होंने 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया। इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ रंगों के आधार पर होने वाले मानवता पर अत्याचार को खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के अनमोल सालों को सलाखों के पीछे बिताया। वो मदीबा कबीले से थे और दक्षिण अफ्रीका में उन्हें अक्सर उनके कबीले के नाम यानी मदीबा कहकर बुलाया जाता था। उनके कबीले ने उनका नाम रोली हला हला दाली भंगा रखा था, लेकिन उनके स्कूल के एक शिक्षक ने उनका अंग्रेजी नाम नेल्सन रखा। उनका बचपन थेम्बू कबीले के मुखिया जोंगिन ताबा दलिन तयाबो की देखरेख में बीता था। रंगभेदी नीतियों के खिलाफ अभियान उन्होंने कानून की शिक्षा ली और 1952 में जोहानिसबर्ग में अपने दोस्त ओलिवर टेम्बो के साथ वकालत की शुरुआत की। इन दोनों ने रंगभेदी नीतियों के खिलाफ अभियान चलाया। 4 सालों के बाद 1956 में उन पर अन्य 155 लोगों के साथ देशद्रोह का आरोप लगाया गया, लेकिन 4 सालों तक चली सुनवाई के बाद फिर उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में तेजी आने लगी थी, खासकर उस कानून का जमकर विरोध हो रहा था जो तय करता था कि काले लोग कहां रह सकते हैं और कहां काम कर सकते हैं। लेकिन तभी एक दुखद घटना घटित हो गई थी। 1960 में 69 काले लोग पुलिस की गोलियों का शिकार बनाए गए। उसे सार्पविल हत्याकांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तब तक मंडेला को यह समझ आ चुका था कि अब शांतिपूर्ण तरीका संभव नहीं है। उन्होंने इस तरीके को बंद कर दिया और आर्थिक भितरघात पर काम करना शुरू कर दिया। मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। रिवोनिया की अदालत में उन पर तख्ता पलट करने के आरोप लगे। इसके सफाई में उन्होंने कहा कि मेरी कल्पना एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की है जहां सभी लोग सौहार्दपूर्वक रहें और जिन्हें बराबर का मौका मिले। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ऐसी बात भी कह डाली जिसे सुनकर पूरा अदालत खामोश रह गया। उन्होंने कहा कि ये वो सोच है जिसे हासिल करने के लिए मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। 1964 में उनको उम्र कैद की सजा दी गई। 1968 और 1969 के बीच उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनका सबसे बड़ा बेटा कार दुर्घटना में मारा गया, लेकिन उन्हें उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने की भी इजाज़त नहीं दी गई। रॉबिन आइलैंड पर वो 18 साल तक जेल में बंद रहे। इसी में उन्हें पोर्ट्समूथ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अभियान और मंडेला की रिहाई। मंडेला के वकील दोस्त टेम्बो ने 1980 में उनकी रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। विश्व समुदाय ने रंगभेदी दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर 1967 में लगाए गए प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया।
दबाव का असर ये हुआ कि 1990 में राष्ट्रपति FW de क्लार्क ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया और मंडेला को भी जेल से रिहा कर दिया गया। दिसंबर 1993 में नेल्सन मंडेला और FW de क्लार्क को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबों के लिए घरों का इंतजाम करना था। दक्षिण अफ्रीका के बड़े बड़े शहरों में स्लम और झोपड़पट्टियों की बस्तियां नजर आती रहीं। उन्होंने इस छवि को बदलकर अफ्रीका की सूरत बदल डाली, जो दुनिया में मिसाल के तौर पर सराही गई। देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में ही रहने और निवेश करने के लिए उन्होंने राजी किया। 67 साल तक मंडेला इस आंदोलन से जुड़े रहे। 2005 में उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई थी। एड्स के मामले में यह मौत ऐसा था जहां समाज इसे बुरी नज़र से देखा करती थी, आज भी देखा करती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी मौत एड्स की बीमारी से हुई है। उन्होंने इस बीमारी पर खुलकर बात करने की भी अपील की ताकि अन्य बीमारों को जिंदगियां दी जा सके, न कि वे अवहेलना और उपेक्षा में मर जाए। 2004 में उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी और कहा कि वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं और आत्मचिंतन में वक्त लगाना चाहते हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कार्यक्रमों और समारोहों के लिए न्योता भेजने वालों के लिए कि आप मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। दक्षिण अफ्रीका में उनको मडीवा कहकर बुलाया जाता है, जो काफ़ी सम्मानसूचक शब्द अफ्रीका में माना जाता है। मंडेला को 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार देश और विश्व स्तर पर हासिल हुआ है, लेकिन कुछ चुनिंदा पुरस्कारों की बात करें तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनको नोबेल शांति से सम्मानित किया गया, निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम ऑर्डर ऑफ लेनिन से सम्मानित किया गया। 67 साल तक मंडेला इस आंदोलन से जुड़े रहे, लेकिन मंडेला ने अफ्रीका के करोड़ों जिंदगियों के होठों पर मुस्कान ला दी, उनके तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वे काले लोगों के लिए मसीहा बनकर आए और दुनिया को बदल कर रख दिया। काले लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव हुआ करता था जैसे हिंदुस्तान में दलितों के साथ। 67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटों में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने में दान देने का आग्रह किया गया था। 5 दिसंबर 2013 को मानवता के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नेल्सन मंडेला के साथ एक युग का अंत हो गया। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंद में। नमस्कार।